हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। हरिऔध जी से जो भी प्रश्न बनता था, मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दिया है। उसी के आगे आज पॉइंट करके लिखिएगा। यहाँ से आप लोगों को यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। इनके बारे में कुछ पंक्ति हैं, कुछ इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, अभी सब कुछ बाकी है इसमें। तो बड़ी भी क्लास होने वाली है, यानी कि लंबी क्लास जाएगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा अयोध्या सिंह को। तो इस कल कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे स्वयं को कृष्ण के मुख से कहलवाया है। उसी के आगे आज पॉइंट करके लिखिएगा। विपत्ति से रक्षत सर्वभूत का, यह पंक्ति है। विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट के स्वजाति का, मनुष्य का वह सर्व प्रधान धर्म है। यह पंक्ति है जो वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर से देखिएगा। विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट करके इसी में लिखिएगा। कृष्ण के अनुरूप ही राधा का चरित्र है। कृष्ण के अनुरूप ही राधा का चरित्र है। वे दोनों की भागिनी, अनाश्रितों की माँ और विश्व की प्रेमिका है। अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग का दुख सहकर भी वे लोक हित की कामना करती है। प्यारे जीवे जग हित करे, गेह गेह चाहे ना आवे। यह पंक्ति है। किसने कहा है? मतलब कह रहे हैं पॉइंट में कि राधा जी ने अपने प्रेम का बलिदान दे दिया है। प्रेम का बलिदान देकर अपने जग के हित के लिए उन्होंने अपने प्रेम का बलिदान दे दिया है, ताकि लोक मानव के लिए हित हो सके, यानी कंस का वध हो सके, और मैं अपने प्रेम को छोड़ दूंगी। यह बात कह रहा है। जिसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी, वह उन्हें छोड़ सकती है केवल लोक हित और कल्याण के लिए। कृष्ण जी को छोड़ने को तैयार हो जाती हैं राधा जी। यही बातें इसमें कही गई हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। प्रकृति चित्रण हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण सराहनीय रहा है। अपने काव्य में उन्हें जहाँ भी अवसर मिला, हरिऔध जी को अपने काव्य में जहाँ भी अवसर मिला है, उन्होंने प्रकृति का चित्रण ही किया है और उन्हें विविध रूपों में अपनाया है। हरिऔध जी की प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल है। संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में दुखी दिखाई देता है। दुख में दुखी दिखाई देता है। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हैं। क्या कह रहा है पॉइंट में? हरिऔध जी कह रहे हैं कि कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हैं। किसने कहा है? हरिऔध जी भी कह रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा, प्रकृति चित्रण हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकृति चित्रण। अब पॉइंट करके लिखिएगा। हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण सराहनीय रहा है। अपने काव्य में उन्हें जहाँ भी अवसर मिला, उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है और विविध रूपों में अपनाया है। हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल रहा है। संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में दुखी है दिखाई देता है। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हैं। ये हो गया रिपीटेड। आगे पॉइंट करके देखिए, पंक्ति करके लिखिएगा। यह पंक्ति है अयोध्या सिंह जी की। फूलों पत्तों सकल पर है, फूलों पत्तों सकल पर है, वादि बूंदे लखाती, रोते या बिपट सब यो आंसुओं को दिखा के। यह पंक्ति किसने कही है? कृष्ण जी के मतलब जब भगवान जी यानी कृष्ण भगवान चले जाते हैं, तब यह पंक्ति हरिऔध जी लिखते हैं, कह रहे हैं। फूलों पत्तों सकल पर वादी बूंदे लखाती, रोते हैं बिटप सब यूं आंसुओं को दिखा के। यानी सब आंसुओं को दिखाकर पेड़ पत्ते फूल पौधे
पत्तियां भी रो देती हैं जब कृष्ण भगवान कहाँ जाते हैं, ब्रज से मथुरा को जाते हैं, यानी गोकुल से मथुरा को चले जाते हैं, तब की बात कर रहे हैं। अब पॉइंट करके लिखिएगा, जहाँ हरिऔध जी ने वृक्षों आदि को गिनाने का प्रयत्न किया है, वहाँ उनका प्रकृति वर्णन कुछ नीरस और परंपरागत सा लगता है, किंतु ऐसा बहुत कम हुआ है। अधिकतर उनका प्रकृति चित्रण सरल और स्वाभाविक और हृदय ग्राही है। संध्या का एक सुंदर दृश्य देखिए, यानी कि संध्या के बारे में एक पंक्ति लिखते हैं जब संध्या होती है। दिवस का अवसान समीप था, यह पंक्ति बहुत पूछी जाती है। कभी कभी इसमें पूछ लेता है इसमें अलंकार कौन सा है और पंक्ति किसकी है, ये पूछ लेता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह एक बार सीटेट में भी प्रश्न पूछा गया, यही पंक्ति पूछी गई है जब यहाँ पर काव्य में पूछी गई है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ सा प्रभा। यह पंक्ति है किसकी है, हरिऔध जी की। फिर से देखिए बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की का प्रभा। अब यह पंक्ति किसकी है पूछी जाती है, याद कर लीजिएगा, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा किसकी है, हरिऔध जी की है। अब यहाँ से देखते हैं इनकी भाषाएं। हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही हैं। खड़ी बोली के जनक कौन है, अमीर खुसरो जी हैं। अब पॉइंट करके इसमें देखिएगा, हरिऔध जी की भाषा प्रौढ़ प्रांजल और आकर्षण है। कहीं कहीं उनमें उर्दू फारसी के भी शब्द आ गए हैं। नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का तो इतनी अधिकता है कि कहीं कहीं उनकी कविता हिंदी की ना होकर संस्कृत की ही है। प्रतीत होने लगती है कि राधा का रूप वर्णन करते समय देखिए, यानी कि राधा का रूप वर्णन करते समय। अब आगे के पॉइंट में देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, रूपोधाम प्रफुल्ल प्रायः कलिका रकेन्दु विबानना तन्वंगी कलहासिनी सुरसिकर क्रीड़ा कला पुंतली, यानी कि पुंतली कह रहा है, शोभा वारिधि की अमूल्य मणि सी लावणे लीलामयी। यह पंक्ति है किसकी, संस्कृत की है, पर लिखा किसने है, हरिऔध जी ने लिखा है। किसने, हरिऔध जी ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति। अब आगे में उसी में देख लीजिएगा, शोभा वारिणी अमूल्य मणि लावणे लीलामयी, श्री राधा मृदु भाषिणा मृग दर्दी माधुर्य की मूर्ति थी। यह राधा जी के बारे में कह रहे हैं कि श्री राधा मृदु भाषणी, यानी कि बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही समझदार थी। मृदु माधुर्य की, मतलब बोलने में भी उनकी मधुरता थी, वह मूर्ति थी माधुर्य की। अब अगला पॉइंट करके लिखिएगा, भाषा पर हरिऔध जी का अद्भुत अधिकार प्राप्त था। एक और जहाँ उन्होंने संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा में कविता लिखी, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने सरल तथा मुहावरेदार व्यवहारिक भाषा को भी सफलतापूर्वक अपनाया। उनके चौपदे की भाषा इसी प्रकार की है। अब देखिएगा उदाहरण करके, नहीं मिलते आँखों वाले, नहीं मिलते आँखों वाले, पड़ा अंधेरे से है पाला, कलेजा किसने कब थामा, देख छिलते दिल का छाला। शैली इनकी देखिएगा, इनकी भाषा शैली कौन सी है, भाषा थी है, शैली देखिएगा। हालांकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन पॉइंट करके लिख लीजिएगा, कभी कभी पंक्तियाँ पूछ लेता है। ये है हरिऔध जी। अब हरिऔध जी को पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में पूरा डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सब कुछ शॉर्ट में देखते हुए, जहाँ जरूरी है वहाँ पर टाइम दे रहे हैं, जहाँ पर जरूरी नहीं हो वहाँ टाइम नहीं दे रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। हरिऔध जी ने विविध शैलियों का ग्रहण किया है। मुख्य रूप से उनके काव्य में निम्नलिखित शैलियाँ पाई जाती हैं, जैसे संस्कृत की पाई जाती है, संस्कृत काव्य शैली प्रिय प्रवास में पाई जाती है,
अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, संस्कृत काव्य शैली प्रिय प्रवास में है। रीतिकालीन अलंकरण शैली रस कलश में है। आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली कहाँ है? वैदेही वनवास में पाई जाती है। आधुनिक युग की उर्दू की मुहावरेदार शैली चुभते चौबदे और चोखे चौबदे में पाई जाती है, यानी उर्दू भाषा को पाया जाता है। अगला है रस छंद अलंकार। अब कह रहा है पॉइंट में कि हरिऔध जी के काव्य में प्रायः संपूर्ण रस पाए जाते हैं, यानी कि पूरे रस पाए जाते हैं। रूड़ा, वियोग, श्रृंगार गलत है, सही कर लीजिएगा। श्रृंगार और वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से व्यंजना हरिऔध जी की है। छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद, कविता, सवैया, छप्पय, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों में क्या क्या पाए जाते हैं? उर्दू के छंदों में सवैया, छप्पय, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया है। बाद में उन्होंने इंद्रब्रजा, सिख ऋणी, मालिनी, वसंत तालिका, शार्दूल, विकीर्ण, मंदकांतरा आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया है। क्या कह रहे हैं कि इनके सारे रस पाए जाते हैं हरिऔध जी के सभी रचनाओं में। अब देखिएगा अलंकार रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिऔध जी अलंकार प्रिय था हरिऔध जी का, किंतु उनकी कविता कामिनी अलंकारों में बोझिल नहीं है। उनकी कविता में भी जो भी अलंकार है वे सहज रूप से आ गए हैं और रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिऔध जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही को सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक उनमें उनके प्रिय अलंकार थे। अब विरासत में क्या देख गया था इनका, यहाँ से फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, फिर भी 2 मिनट में शॉर्ट में जल्दी देख लेते हैं। विरासत में क्या है? हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की है। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उसमें ब्रज भाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी विसरारता और मधुरता आ सकती है। हरिऔध जी ने एक सर्वश्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी महाकाव्यात्मक विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइल स्टोन माना जाता है। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में हरिऔध जी का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी कि इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। ये रहे आज के हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। यानी कि इनकी आज की क्लास 2 मिनट ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। यानी 2 भाग में इनका हो गया पढ़ाना पूरा, मतलब बड़ा चैप्टर था, 2 भाग में इनको पूरा घसीट दिया। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थे ये, इसलिए मैंने विस्तार से पढ़ाया आप लोगों को। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए राइटर के साथ। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।